मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शंस के बारे में। ये पी टी 365 चल रहा है और इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं पॉलिटी का 2021 के लिए। ई पी एफ ओ, यू पी एस सी, स्टेट पी सी एस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज़ है साइमल्टेनियस इलेक्शन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने पिच करा है कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बेनिफिट होते हैं जो उन्होंने बताया था। 1 नेशन 1 इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होते हैं? बेसिकली लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ हो, ऑन द सेम डेट नहीं हो, मतलब एक हफ्ते बाद हो, ठीक है, पर सेम ईयर में हो और सेम टाइम पे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट। ऐसी जो है नॉर्म है वो 1967 तक था साइमल्टेनियस इलेक्शन, बट उसके बाद फिर अलग अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर असेंबली डिसॉल्व हो गई थी जो 68 और 69 में हो गई थी। उसकी वजह से इलेक्शन सोरे ऊपर नीचे हो गए थे। प्लस 71 में टर्म ख़त्म होना चाहिए था, पर 70 में लोकसभा का टर्म ख़त्म हो गया। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है। फिर ये आइडिया जो था ऐसी का वो प्रपोज करा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा 1983 में, बट ये रेफ़र करा था लॉ कमीशन को और नीति आयोग और बड़ी सारी कमेटीज, जिसमें दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, उनने भी रिकमेंड करा था। ऐसी बेसिकली डज नॉट मीन कि हम वोट करें अक्रॉस द लोकसभा और स्टेट असेंबली ऑन सेम डे, बट एक फेज वाइज मैनर में होना चाहिए, मतलब एक हफ्ते के बाद होना चाहिए, वैसा टाइप सा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। लोकसभा का 83 और 85 याद रखना कि 83 बात करता है कि 5 साल का टर्म होना चाहिए जब से आए हैं, ठीक है। 85 का है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि डिसॉल्व कर सकती है लोकसभा ऑन यूनियन कैबिनेट एडवाइस। आर्टिकल 172 सिंपल है, जैसी लोकसभा का था, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का है जो कि 5 साल का टर्म है। आर्टिकल 85 जो है सेम एग्जैक्ट है 174, बस वो सेंटर में आता है, यहाँ पे स्टेट पे आता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर आ जाता है और वो डिसॉल्व कर सकता है स्टेट असेंबली को और द एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे 1 नेशन 1 इलेक्टोरल रोल एक चीज़ है। ये बात करता है कि गवर्नमेंट ने पिच करा है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए इलेक्शन का, जो पंचायत में हो, म्यूनसिपैलिटी में हो, बड़ी सारी चीज़ों में हो। कॉमन इलेक्टोरल रोल क्या है? जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्हें सुपरवाइज करा है म्यूनसिपल और पंचायती इलेक्शन की, वो फ्रीली इलेक्टोरल रोल बनाए लोकसभा बोल रहा हूँ मैं, लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेस करे अपना कोऑर्डिनेशन विद इलेक्शन कमीशन, बट यहाँ पे बात कर रहा है कि जो सेक है वो गवर्न होगा एक सेपरेट स्टेट एक्ट से, और सम स्टेट अलाउ करेंगी सेक को कि बोरो करें और यूज़ करें इलेक्शन कमीशन का वोटर रोल इन टोटो बेसिस, या ताकि वो प्रिपेयर करें, रिवाइज करें रोल्स को, म्यूनसिपैलिटी को और पंचायती इलेक्शन को। करंटली अगर बात करूँ, ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट ये यूपी, उत्तराखंड और बड़ी सारी स्टेट्स के ने अडॉप्ट करा है ईसी रोल्स फॉर लोकल बॉडी पोल्स, ठीक है। यहाँ पे ही आर्ग्यू करा गया है कि प्रिपरेशन जो सेपरेट वोटर्स लिस्ट की होती है वो डुप्लीकेशन का एक कारण बन जाती है, ठीक है, टू डिफरेंट एजेंसी का, ठीक है। लॉ कमीशन रिकमेंड करता है कॉमन इलेक्टोरल रोल, और ये रिपोर्ट में मेंशन था 255 रिपोर्ट थी 2015 की। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने, लॉ कमीशन से पहले जब बना था, इलेक्शन कमीशन ने सिमिलर स्टांस रखा था 1994 में और 2004 में। इम्प्लीमेंटिंग कॉमन इलेक्टोरल रोल एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए होगा आर्टिकल 243 के, और सेम आर्टिकल बस जेड क्लॉज ए, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होगा मैंडेटरी करने के लिए कि सिंगल इलेक्टोरल रोल चाहिए होगा ऑल इलेक्शन इन द कंट्री, ठीक है। तो ये अगर आएगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो फिर इससे पावर मिलेगी SEC को, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कि वो कंडक्ट करे लोकल बॉडीज़ के लिए, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम EBS CIC ने रूल आउट करा है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिफाई EBS डोनर्स जो RTI के अंडर सर्व नहीं करेंगे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और वायलेट करेगा प्रोविजन एक्ट के इटसेल्फ। सेक्शन 8 RTI का एग्जाम करता है पब्लिक अथॉरिटी को कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे सिटीजन की अवेलेबल टू अ पर्सन इन द फिड्यूशरी रिलेशनशिप अनलेस जो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वारंट्स वो डिस्क्लोजर ना दे सच इंफॉर्मेशन की। पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती है? एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल
होता है जो जहाँ पे कोई भी डोनेशन दे सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, वो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। कौन परचेज कर सकता है? सिटीजन हो सकता है या कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री। 1,000, 10,000, 1,00,000, 1,000,000, 10,000,000 का परचेज हो सकता है SBI से। SBI में का परचेज कर सकते हो 10 डे ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, मतलब अप्रैल अब आने वाली है तो आप ले सकते हो, आप मतलब डोनेशन दे सकते हो। लाइफ स्पैन कितना होता है? रिन्यूएबल होता है अगर आप रेजिडेंटेड अकाउंट से करो कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का विद इन 15 डेज। पॉलिटिकल पार्टी जो एलिजिबल होती है रिसीव करने के लिए डोनेशन, वो पॉलिटिकल पार्टी एटलीस्ट 1% वोट्स का होना चाहिए लोकसभा में या स्टेट असेंबलीज में, और रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनाउंस हुआ था 2017-18 की यूनियन बजट में। नेक्स्ट जो है हमारे स्क्रीन पे वो है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज करा है कि वो परमिट दे NRI को वो कास्ट करे अपने वोट्स को थ्रू ओवरसीज पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो ये बैलेट सिस्टम बहुत बढ़िया है, बैलेट सिस्टम है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्टोरल्स और ये रिटर्न करा जाता है पोस्ट के द्वारा। अंडर दिस बैलेट क्या होता है कि डिस्पैच होता है इलेक्ट्रॉनिकली और रिटर्न होता है ऑर्डिनरी मेल के थ्रू, ठीक है। पेपर्स और डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्टोरल्स को और रिटर्न बाय पोस्ट होता है, ठीक है। ये ईमेल के थ्रू हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अभी करंटली जो ये सर्विस मिलती है उनको मिलती है जो मेंबर ऑफ आर्म फोर्स है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सटेंड करता है ओवरसीज वोटर्स को। गवर्नमेंट को रिक्वायर है कि अगर मान लो हमें NRI को देना है तो उनको कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड करना पड़ेगा। इसमें पार्लियामेंट का नोट नहीं चाहिए, ठीक है। 3 तरह का चीज़ होती है, 3 कैटेगरी के इलेक्टर्स होते हैं, एक जनरल होते हैं, एक ओवरसीज होते हैं, एक सर्विस होते हैं। जनरल मतलब हम लोग जो रेजिडेंट होते हैं, रेगुलर रेजिडेंट, और वो वोट करते हैं। ओवरसीज मतलब जो NRI है जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है। सर्विस इलेक्टोरल्स वो होते हैं जिनके जो आर्म फोर्सेस पे होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। सर्विस इलेक्टोरल्स बेसिकली प्रॉक्सी वोटर्स हो सकते हैं या पोस्टल बैलेट हो सकते हैं। प्रॉक्सी मतलब कि फैमिली मेम्बर्स में से कोई हिस्सा लगा दे वैसा वाला, ठीक है, जैसे कॉलेज की प्रॉक्सी लगती है। इलेक्शन कमीशन ने इन्फॉर्म करा है गवर्नमेंट को कि वो एक्सटेंड करे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट सिस्टम वोटर्स को, और ये जो एक्सटेंड है असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी इन सब में है। ये एक्सटेंड करता है 80 BPS ओवरसीज वोटर्स। गवर्नमेंट को सिर्फ अमेंड करना है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है पार्लियामेंट का नोट, ठीक है। NRI इंटरेस्टेड जो वोटिंग में है थ्रू पोस्टल बैलेट उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिटर्निंग ऑफिसर्स को नॉट लेटर देन 5 days आफ्टर द नोटिफिकेशन। रिसीव जब करेंगे RO वो डिस्पैच करेंगे बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली। NRI मार्क करेंगे उनकी प्रेफरेंस ऑन प्रिंट आउट और ये भेजा जाएगा डिक्लेरेशन अटैच बाय ऑफिसर जो कि अपॉइंट होंगे डिप्लोमेटिक, और एक काउंसिलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे देखा जाएगा। इस मूव से क्या होगा, इंडियन NRI पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट इंडिया के पॉलिटिक्स में, और बड़े सारे कंट्रीज़ में ऐसा देखा जा सकता है। जैसे ब्रिटिश सिटीजन ने पार्टिसिपेट करा है अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स को, कैसे वो वोट करते हैं थ्रू पोस्टल वाला और या प्रॉक्सी, ठीक है। हाउएवर कुछ कंसर्न्स है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा सेक्रेसी ऑफ इंडिया इन थ्रू वोटिंग। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक चैलेंज भी है कि कैसे बाहर के लोग वोटिंग कर पाएंगे या कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा। NRI ओवरसीज इलेक्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं। जो NRI एक पर्सन होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, जो कि बेसिकली कंट्री को अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा हो, ठीक है, कहीं दूसरी जगह एम्प्लॉयड हो या एजुकेशन कहीं और से ले रहा हो, उनने एक्वायर्ड नहीं करी सिटीजनशिप दूसरे कंट्री की, और अदरवाइज एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड वोटर्स इन एड्रेस मेंशन इन योर पासपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने ये बोला है कि 3 करोड़ NRI हैं जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं। इसके हिसाब से लास्ट लोकसभा में रफली 25,000
इंडिया में वापस आए थे वोट करने के लिए, ठीक है। करंट प्रोसेस देख लेते हैं। वोटिंग राइट्स एनआरआई को इंट्रोड्यूस हुई थी 2011 में। यहाँ पे आरपीए एक्ट 1950 का हुआ था। एनआरआई वोट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि जहाँ का भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जो कि पासपोर्ट में मेंशन है। शी कैन वोट ओनली 1 पर्सन, ठीक है, 1 पर्सन को वोट कर सकती है और प्रोड्यूस कर सकती है अपने ओरिजिनल पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए। अर्लियर क्या था, आरपीए जो था 2017 का प्रपोज करा था कि वो एक्सटेंड करे प्रॉक्सी वोटिंग टू ओवरसीज इंडिया, बट हो नहीं पाया क्योंकि डिसोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डीलिमिटेशन कमीशन। ये लोकसभा ने नॉमिनेट करा था 15 एमपीज़ को कि असेस करे डीलिमिटेशन कमीशन को। डीलिमिटेशन कमीशन जो है एक्ट ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स है, बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट का सेंसस दिखता है जो इनेक्ट करता है डीलिमिटेशन एक्ट। आर्टिकल 170 जो था वो सेम एक्ट अप्लाई करता है स्टेट डीलिमिटेशन की। प्रीवियस कमीशन जो थे 1952, 63, 73, 2002 ये इंपॉर्टेंट कमीशन थे। इसके अलावा कॉम्पोजिशन सिंपल है कि पहला है सर्विंग और रिटायर्ड एससी जज जो कि चेयर होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ईसी नॉमिनेटेड होते हैं, ईसीईसी स्टेट ईसी कंसर्न स्टेट का फंक्शंस क्या है, डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पॉपुलेशन को देख सके और आइडेंटिफाई करे सीट जो रिजर्व्ड है एससी और एसटी की। करंट पोजीशन की बात करूँ तो ऑर्डर्स लॉ में फोर्स है, नो डीलिमिटेशन पोस्ट है 1991 सेंसस पे। 84th अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनने फ्रोज करा था फर्दर डीलिमिटेशन 2026 तक। राइट टू रिकॉल सिंपल चीज़ है। राइट टू रिकॉल हरियाणा के असेंबली ने पास करा है हरियाणा पंचायती राज बिल 2020 का, जो कि राइट टू रिकॉल देता है मेंबर्स को। राइट टू रिकॉल जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो इलेक्टेड ऑफिशियल को। सिंपल चीज़ है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मान लो आपको दिख रहा है ये नेता जो है लोकल बॉडी पे काम नहीं कर रहा तो आप उसको निकाल दो, राइट टू रिकॉल है। बिल अलाउ करता है कि रिकॉल जो विलेज सरपंच को है, मेंबर्स ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को निकाल सकता है अगर वो परफॉर्म नहीं करी ड्यूटी। रिकॉल में क्या चाहिए होगा, 50% जो मेंबर्स हैं वार्ड के ग्राम के उनको लिखित में लेना पड़ेगा, और ये फिर एक सीक्रेट बैलेट होगा कि भाई इनको निकालना है या नहीं निकालना, जो कि जिनको रिक्वायरमेंट है 2/3 मेंबर्स की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिंपल है कि आप इनेबल करते हो पब्लिक डायरेक्ट वोट देते हो, ठीक है, ऑन प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जैसे कि मान लो अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो आप वोट दे रहे हो कि पास हो रहा है कि नहीं होगा। ये अभी जो लोकसभा का हो रहता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रहता है कि मान लो आपको वहाँ पे जाके इलेक्ट करना पड़ता है एमपी आपके बिहाफ पे करता है, ठीक है। यहाँ पे येस और नो वाला हिसाब है। रेफरेंडम, बहुत सारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टाइप्स होते हैं। रेफरेंडम के आप ओरली मतलब आप वैसे डायरेक्ट वोट करा लो जो कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव इशू पे और आउटकम बाइंडिंग होता है रेफरेंडम में। सिटीजन इनिशिएटिव की अलाउ कर रहे हो इलेक्टरों की वोट करे कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव मेजर पे प्रपोज करे जो पीपल पे। इसके अलावा प्लेबिसाइड एक काइंड ऑफ रेफरेंडम है जो कि गवर्नमेंट हेल्ड करती है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कि इंजॉयड होता है सेक्शन ऑफ पीपल पे। ये बाइंडिंग हो सकते नहीं हो सकता। एजेंडा इनिशिएटिव क्या है कि पॉपुलर राइट है जो नेसेसरी लीड टू रेफरेंडम वोट है, ये प्लेसेस को इशू करता है जो पॉलिटिकल एजेंडा पे और एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी को रिक्वायर्ड करता है। अदर न्यूज़ में क्या है, अदर न्यूज़ में हम ये देख लेते हैं। सिंपल चीज़ है कि स्टार्ट कैंपेनर्स इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन रिमूव करा है कांग्रेस लीडर कमलनाथ को पार्टी लिस्ट से। स्टार कैंपेनर्स नॉमिनेट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में तो वो कैंपेन करते हैं जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जो लिस्ट होती है स्टार कैंपेनर्स की वो कम्युनिकेट होनी चाहिए सीईओ को, मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और ईसीआई को विद इन अ वीक जब वो इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट रिक्वायर्ड हो। सेक्शन 77 क्लॉज 1 आरपीए एक्ट 1951। ये रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं और अनरिकग्नाइज होते हैं, बट जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें 20 होते हैं। एक्सपेंडिचर इंकर्ड जो होता है कैंपेन में वो नोटिफाई होता है स्टार कैंपेनर्स में। एग्जाम्पशन ये है कि वो एडेड नहीं होते। हाउएवर जो ओनली अप्लाइज ये अप्लाई तब करता है जब स्टार कैंपेनर्स लिमिट करे उनको जनरल कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टी में। ये रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी सारी चीज़ें।
रिसेंटली ACIA ने रिवाइज करा है नॉर्म्स जो स्टार कैंपेनर्स के होते हैं इलेक्शंस और कोविड-19 पैंडमिक रहती है। मैक्सिमम लिमिट जो स्टार कैंपेनर्स की है वो रिकग्नाइज होती है नेशनल और स्टेट लेवल पे, और ये 30 है इंस्टेड ऑफ 40। अनरिकग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है 15 होती है इंस्टेड ऑफ 20। पीरियड ऑफ सबमिशन और लिस्ट जो होती है स्टार कैंपेनर्स की वो भी एक्सटेंड होती है 7 to 10 फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये कैंडिडेट अगर जो इलेक्शन एजेंट पे है वो शेयर कर रहा है कोई स्टेज स्टार कैंपेनर्स पे, तो वो रैली पे होता है, जो इंटायर एक्सपेंडिचर होता है रैली पे होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो होता है वो फॉलोइंग इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करता है कि इंक्रीज करे पूल एक्सपेंडिचर। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस अप्रूव कराए 10% इंक्रीज होना चाहिए इस पे। इलेक्शन कमीशन ने आर्ग्यू करा है कि यहाँ पे रैलीज और मीटिंग जो है पेंडेमिक की वजह से दिक्कत आ गई, इसलिए उनका मार्क करेंगे एक्सपेंडिचर। इलेक्शन का एक्सपेंडिचर क्या है, ये रूल 90 ऑफ कोड ऑफ इलेक्शन रूल्स में 1961 जो कि प्रिस्क्राइब करता है टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए कैंडिडेट का, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए कोई भी जो लॉ प्रिफर्ड हो या लॉ बताया गया हो। जो भी चेंज होता है उसको लॉ मिनिस्ट्री अप्रूव देती है। करंटली जो एक्सपेंडिचर होता है स्टेट और पार्लियामेंट का वो डिफर करता है। जो लिमिट है वो फिक्स एक्सपेंसेस की, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट जिसमें सोशल मीडिया भी आता है। इलेक्शन कमीशन जो लिस्ट करता है कैंपेन्स का इंकर्ड होता है कैंडिडेट पे, ना कि पॉलिटिकल पार्टी पे। हालांकि अभी एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, 70 से 77 कर दिया है, 28 से 30 कर दिया है। ये लोकसभा और स्टेट असेंबली की बात कर रहा हूँ। रूल्स वैसे ही रहेंगे जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के। मैंडेटरी यही रहेगा कि कैंडिडेट को अपना बैंक खाता खोलना पड़ेगा और जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो चेक के थ्रू होगी। कैंडिडेट को अपना चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो होगा EC विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन। इनकरेक्ट अकाउंट क्या है, जो एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द सीलिंग है और अट्रैक्ट करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन अप टू 2 to 3 years, ठीक है। AWAP क्या है, रिसेंटली ECI ने कंप्लीट करा है 1 साल AWAP का और ऑर्गेनाइज करा है इंटरनेशनल वेबिनार जो इश्यूज चैलेंजेस और प्रोटोकॉल्स हैं कंडक्ट जो हो रहे हैं यहाँ पे। AWAP जो है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, जो एक लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज वर्ल्ड वाइड है। ये इस्टेब्लिश करता है 2013 में साउथ कोरिया में। परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है लोकेटेड होते हैं साउथ सियोल में। अभी क्या है कि प्रेजेंट में AWAP जो है उनके पास 115 मेंबर्स है, मेंबर्स जो है। लास्ट ईयर इंडिया ने ओवरटुक करा है चेयर ऑफ AWAP को 2019 से 2021 तक। इंडिया AWAP सेंटर जो है इस्टेब्लिश हुआ था न्यू दिल्ली में। उसका डॉक्यूमेंट्स जो रिसर्च ट्रेनिंग और शेयरिंग प्रैक्टिसेस का है वो इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रेंथन करता है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट मेंबर कंट्रीज का, और ये फोस्टर एफिशिएंसी लाता है, इफेक्टिवनेस लाता है, फ्री और फेयर ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस वर्ल्ड वाइड में। ये बड़ी सारी चीज़ों को देखता है, जैसे इलेक्शन विजिटर ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स और बड़ी सारी स्टडी वेरियस इलेक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और शेयर नॉलेज विद अदर मेंबर्स ऑफ EMBs, ठीक है। लास्ट जो इसकी न्यूज़ है वो है इलेक्शन कमीशन ने एडवाइजरी दिया है ओपिनियन पोल पे और एग्जिट पोल पे, ठीक है। ओपिनियन पोल कंडक्ट होता है बैटलिंग का, जो कि गॉज करता है इंटेंशन ऑफ वोटर्स। एग्जिट सर्वे जो होता है कंडक्ट होता है आफ्टर इलेक्शन, जो फाइंड आउट करता है क्या एक्चुअली वोटेड है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 126 जो है RPI का 1951 में क्लियरली स्टेट करता है कि कोई भी पर्सन जो कंडक्ट कर रहा है एग्जिट पोल या पब्लिसाइज कर रहा है, कोई भी मीन्स ऑफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिसमिनेट करता है कोई भी मैनर में, whosoever द रिजल्ट ऑफ एग्जिट पोल जो भी है पीरियड नोटिफाइड होता है इलेक्शन कमीशन में। इसके रिगार्ड में इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है इलेक्टोरल रिपोर्ट्स टेलीकास्ट करता है बड़ी सारी एजेंसीज के थ्रू, वेबसाइट पे अपलोड करता है, और नो ओपिनियन पोल्स जो है कंडक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ऑलरेडी होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है आज के लिए, सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें निकालता रहूँगा PT 365 का। तब तक के लिए बाय।